कि नीट 2026 में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, रोनाल्डो मौसी कैसे बन सकते हैं। मैं यहां पर कोई झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपको मिसगाइड करने नहीं आया हूं, मैं आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आया हूं, झूठे वादे करने नहीं आया हूं कि हां भाई आप एम्स दिल्ली सिलेक्ट हो जाओगे। तो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आपको सबसे पहले तो यह देखना होता है कि उस एग्जामिनेशन की सिलेबस एंड डिमांड्स क्या है। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक समाधान दे रहा हूं, आराम से सुनिएगा मेरे भाई, और इस चीज को सेव कर लीजिएगा। इस वीडियो को चाहे काट के चाहे अपनी कॉपी में नोट करके इंपॉर्टेंट बातों को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि लिविंग वर्ड से एक सवाल आता है भाई 4 नंबर का। अब आप उस चैप्टर को 20 बार भी पढ़ोगे तो भी 4 ही नंबर ले पाओगे, 4 बार पढ़ोगे तो भी 4 ही नंबर ले पाओगे। तो 4 बार पढ़ के रैप अप कर दो ना, उसके बाद दूसरे चैप्टर की ओर पढ़ो, फिर तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ो एंड सो ऑन। ये वीडियो बहुत लोग देखते जाएंगे, लेकिन वो जो 0.1% चंक ऑफ स्टूडेंट्स है जो इंप्लीमेंट करेगा वो जीतेगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। एंड आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि नीट 2026 में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, रोनाल्डो मौसी कैसे बन सकते हैं। लेट्स डिकोड ऑल दीज थिंग्स। एंड जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उन्हें यह बात अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बातों को घुमाने की बिल्कुल आदत नहीं है। जो चीजें ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता सकता हूं वो सारी चीजें मैं आपको उतनी ही ट्रांसपेरेंटली बता दूंगा जितनी सच है। मैं यहां पर कोई झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपको मिसगाइड करने नहीं आया हूं, मैं आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आया हूं, झूठे वादे करने नहीं आया हूं कि हां भाई आप एम्स दिल्ली सिलेक्ट हो जाओगे। इफ यू वांट अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड इफ यू आर एक्सेप्शनल, अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को एकदम एंड टू एंड फॉलो कर जाते हो, देन यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एम्स। लेकिन वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है और वो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन लिटरली इफ यू जेन्युइनली वांट टू बिकम अ टॉपर, अगर आपको लगता है कि विपू भैया की बताई हुई हर बात को हम लोग फॉलो कर ले जाएंगे, देन यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एम्स। लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा, आराम से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी हमारे पास 7 मंथ का टाइम बचा हुआ है। अगर मैं यहां पर टाइम लिखूं तो टाइम मेरे पास कितना बचा हुआ है गुरुजी? टाइम मेरे पास बचा हुआ है 7 मंथ्स, यानी अप्रोक्स आप कह सकते हैं 210 दिन। और इसमें से भी आप 10 दिन को बफर मान लो मेरे भाई, आप ऑलमोस्ट कह लो कि आपके पास 200 दिन का वक्त बचा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब हमने टाइम मेजर कर लिया है। नाउ वी नीड टू मेजर व्हाट? नाउ वी नीड टू मेजर द एफर्ट्स जो कि आपको डालने हैं। तो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आपको सबसे पहले तो यह देखना होता है कि उस एग्जामिनेशन की सिलेबस एंड डिमांड्स क्या है। यानी वो एग्जाम आपसे क्या चाहता है कि आप कितना पढ़ के उस एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे। तो सिलेबस जो है ये तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि सागर जैसा सिलेबस है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया। अगर आप 11th 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी पढ़ जाते हैं तो भी आप अगर ढंग से आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, 5-6 बार अगर आपने एनसीईआरटी को रिवाइज कर लिया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आएंगे आपको आराम से 330 प्लस 340 प्लस नंबर दिला देंगे। इतनी ज्यादा रामबाण किताबें हैं एनसीईआरटी। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस इजी है, लेकिन आपको इसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, चीजों को रिविजिट करना पड़ता है, रिकैपिचुलेट करना पड़ता है, तब आपको इजी लगेगी। पहली बार में तो दुनिया की कोई भी चीज इजी नहीं लगती मेरे भाई। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी याद करना आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप 10 बार उस नाम को दोहरा लेंगे, जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ जाएंगे, इत्मीनान से उसके साथ बातें कर लेंगे, तो उसकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होने लग जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे टॉपिक्स में और बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये लिमिटेड सिलेबस मल्टीपल टाइम्स में याद हो जाएगा। तो आप 5-6 बार इसको इत्मीनान से याद कर सकते हैं। तो सिलेबस लिमिटेड है और सिलेबस में पूछा क्या जाएगा भैया? 11th एंड 12th क्लास की पीसीबी का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस। अब बायोलॉजी को आप बॉटनी, जूलॉजी में भी तोड़ सकते हैं। ये आपको करना है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमें पता लग गया कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अब पढ़ें कैसे गुरुजी? यहां पर यह पंगा है कि अब हमारे पास टाइम कम है। जाहिर सी बात है कि आपके पास उन बच्चों के मुकाबले तो कम ही टाइम है जो अपना बैच टाइमली स्टार्ट कर चुके थे, और उन बच्चों के मुकाबले कम ही टाइम है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब तो प्री फाउंडेशन बैचेस भी आते हैं, फाउंडेशन बैचेस भी आते हैं, उसके अलावा 11 12 से भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। इफ यू आर अ ड्रॉपर या इफ यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट और अब जाकर आपकी आंखें खुली हैं, तो और थोड़ी आंखें खोल लो और इस बात को इम्बाइब कर लो कि आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे हो। एंड अब आपकी हेल्प करने के लिए जो काम आती है चीज, वो है यूनिटरी मेथड। भाई एक आदमी है जो बहुत पहले से भाग रहा है ना, एक्स लेवल पे मेहनत कर रहा है। अब आपके पास इससे आधा टाइम है, लेकिन डिस्टेंस आपको बराबर ही ट्रेवल करना है, तो आपको 2x पे भागना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। जाहिर सी बात है ना, आपको इससे डबल स्पीड पर भागना पड़ेगा, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है क्या? डायरेक्शन।
अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वेस्ट कर सकें। यहां पर दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। अब ये आदमी जो है बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड कर सकता है, अगर इसके पास अच्छा खासा टाइम है तो आराम से ए से बी पर पहुंच सकता है। ये वो स्टूडेंट हैं जो 11th में अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं या 9th-10th में अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये वो स्टूडेंट है, दे हैव टाइम टू फिगर आउट थिंग्स, कि हाँ भैया मेरे पास इतना अच्छा टाइम है कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देख सकूं कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कहां से नहीं करनी, कहां से थ्योरी देखूं, कहां से ना देखूं। दे हैव एम्पल टाइम, यू डू नॉट हैव टाइम, एंड सिंस यू डू नॉट हैव टाइम you need to take the shortest possible path which is a straight line। तो पहुंचना आपको भी ए से बी पर ही है, लेकिन अब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम वेस्ट अब आपके बस की बात नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा ए से बी पे जाना पड़ेगा, और ये ए से बी पे जाने के लिए आपको लगेगी प्लानिंग। ये प्लानिंग मैं आपको दे देता हूं। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है स्टूडेंट्स को क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है गुरुजी बैकलॉग। सर हम शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते, हमारा ना बैकलॉग हो जाता है। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक समाधान दे रहा हूं, आराम से सुनिएगा मेरे भाई, और इस चीज को सेव कर लीजिएगा, इस वीडियो को चाहे काट के चाहे अपनी कॉपी में नोट करके इंपॉर्टेंट बातों को सेव कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेट्स से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आपका बैकलॉग है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। ऑलराइट, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आप देखने लगे। अगर आप पूरे के पूरे बैच को देखते हैं, मैं अपने ही बैच की अगर बात कर लूं, अगर आप पूरे के पूरे बैच को देखते हैं तो मैं कम से कम ये चैप्टर 7 लेक्चर में कराता हूं, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो कम से कम मान के चलिए 15 घंटे का आपको टाइम लगेगा। 15 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप नोट्स भी बनाते हैं साथ साथ और आपने फास्ट स्पीड पर भी लेक्चर देखे हैं तो भी आपको पता है कि 15 घंटे के लेक्चर जो हैं, अगर डबल स्पीड पर भी देखो और साथ में नोट्स बनाने लग जाओ तो आपको कम से कम 25 से 30 घंटे का टाइम लगेगा। ये एक परम प्रमाणित सत्य है, यहां मैथ काम नहीं करती। ये वो क्वेश्चन है जहां मैथ घुटने टिका देता है कि 20 घंटे के लेक्चर 2x पे देखे तो कितना टाइम लगा, 10 घंटे। 20 लेक्चर का घंटे कितने घंटे का है जी? 20 घंटे का लेक्चर 40 घंटे का है। तो यहां पर 2x पे देखा फिर भी डबल टाइम लग गया, क्योंकि नोट्स बना रहे हो, विद नोट्स ये बात हो रही। करेक्ट, विद नोट्स ये बात हो रही। एक मेरे पास ये तरीका है। दूसरा मेरे पास जो तरीका है, जो बैकलॉग किलर तरीका है, उसको गौर से सुनना। मैं क्या करूं, मैं वन शॉट देखूं। सर ये क्या बात हुई, ये तो हम करते ही हैं। नहीं मेरे भाई, तुम वन शॉट एफिशिएंटली नहीं देखते। अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। मैंने वन शॉट देखा, मैंने मेरा ही वन शॉट लगा लिया। तो अब भैया बीपू भैया की काफी सारी सीरीज हमारे पास हैं। हमारे पास उम्मीद सीरीज है जिसमें सर ने माइंड मैप भी पढ़ाया है, डिटेल भी पढ़ाया है। हमारे पास प्रचंड सीरीज है जहां पर हाथ से लिख लिख के सारी चीजें डिटेल पढ़ाई गई हैं। हमारे पास एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है पिछले से पिछले साल की, जहां पर गुरुजी ने क्या किया था, एक एक चीज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिकोड की थी। और हमारे पास इस बार की भी कॉम्पिटिशन वाला पे जो सीरीज आ रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो भी है, जहां पर गुरुजी थोड़ा और कंसाइज वे में पढ़ा रहे हैं सब कुछ, लेकिन और कंसाइज वे में आपका पढ़ा रहे हैं जिससे कि और मजा आ सके। करेक्ट, तो आपने ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज पकड़ो अपनी फेवरेट, सारी की सारी सेम ही है ना? ऑलमोस्ट कंटेंट तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इनमें से कोई एक सीरीज पकड़ो। अब मैंने क्या किया, मैंने समझ लीजिए प्रचंड सीरीज पकड़ ली। प्रचंड सीरीज पकड़ ली, गुरुजी हाथ से लिख लिख के पढ़ाते हैं, मुझे ज्यादा मजा आता है। मैंने प्रचंड सीरीज पकड़ ली। प्रचंड सीरीज में मैंने पहला टॉपिक देखा, दैट इज प्लांट्स जो हैं इनमें ब्रीदिंग होती है या नहीं। डू प्लांट्स ब्रीथ, पहला टॉपिक देखा। डू प्लांट्स ब्रीथ, पहला टॉपिक देखा। एनसीईआरटी पढ़ी, समझ में आ गई? आ गई। बैच पे गया, बैच के नोट्स देखे, समझ में आ गए? आ गए। यानी ये टॉपिक अब मुझे बैच से देखने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है। ये टॉपिक मेरा क्लियर है। अगला टॉपिक मैंने देखा आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वन शॉट से देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी और डिटेल की जरूरत है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मुझे ठीक ठीक समझ में आ गई, 90% समझ में आ गई। उसके बाद मुझे लगा कि स्टिल मुझे बैच के नोट्स जब मैंने देखे, मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मुझे जाननी चाहिए। सो व्हाट आई डिड, इस टाइम पर मैं गया बैच लेक्चर में। मैं गया बैच लेक्चर में, और बैच लेक्चर में जाके मैंने इस लेक्चर को 2x पे सुन लिया। 2x पे सुनने के बाद मुझे ये लेक्चर, जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहा था प्रचंड से, ये भी क्रैक हो गया। एंड मेरी जो एनसीईआरटी थी ये भी मुझे बेहतर समझ में आ गई। यानी ये टॉपिक मेरा अब डन हो गया है, बैच का लेक्चर सुनने के बाद अब डन हुआ है, पहले नहीं हुआ था। बैच का लेक्चर सुनने के बाद अब डन हुआ है। फिर मैं समझ लीजिए इसी प्रकार से ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल देखता हूं, ईटीएस देखता हूं, मुझे वहां पे बैच लेक्चर की जरूरत पड़ी। उसके बाद भैया यहां पर एक और टॉपिक आया जिसका नाम है रेस्पिरेटरी क्वेशंट,
एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये मैंने क्या देखी, प्रचंड से देखी। प्रचंड से देखी, एक ही बार में समझ में आ गई। एनसीईआरटी पढ़ी, एक ही बार में समझ में आ गई। बैच के नोट्स देखे, एक ही बार में समझ में आ गए। तो ये भी मेरे डन हो गए, इसमें मुझे बैच के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर आप इस पूरे चैप्टर में लगभग 15 घंटे का टाइम निकाल रहे थे और 15 घंटे के लेक्चर्स देख रहे थे बिना नोट्स बनाए, वहां पर मेरे भाई आप अपना टाइम बचा सकते हो। ये वाला टॉपिक आपको बैच से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वाला टॉपिक आपको बैच से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ऐसे काफी सारे चैप्टर्स ही हैं पूरे के पूरे जो आपको बैच से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत सिंपल चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, क्या बैच से देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो इनिशियल पार्ट है, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन वाला पार्ट है, क्या वो देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। प्लांट किंगडम का जो इनिशियल पार्ट है, एल्गी का पार्ट है, क्या वो देखने की जरूरत पड़ेगी? यूजुअली नहीं पड़ेगी। अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अधिकतर जो आपके शुरू के वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ में आ जाते हैं, राइट। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो फोटोसिंथेसिस में आधा चैप्टर जो है शुरू का, अर्ली एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट डू वी नो, वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड का जो है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हर चैप्टर पूरा का पूरा डिफिकल्ट नहीं होता, कभी भी देख लीजिएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है बायोलॉजी में जो एंड टू एंड डिफिकल्ट हो। भाई शुरू के शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक डिफिकल्टी है, कहीं कुछ आसान है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो कोई चैप्टर होगा अगर वो बहुत हार्ड भी है तो उसमें 10% इजी कंटेंट होगा, थोड़ा और इजी है 20% इजी कंटेंट होगा, किसी में 50% इजी कंटेंट होगा। हमें इसी में वक्त बचाना है मेरे भाई। जो हार्ड चीज है वो तो हमें सीखनी ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हार्ड चीज तो हमको सीखनी है, उसकी एम्पल प्रैक्टिस करनी है, उसको बहुत ज्यादा टाइम देना है, वक्त हमें बचाना है इस इजी पार्ट में। तो हर चैप्टर में अगर मैं 10-20% भी टाइम बचा पा रहा हूं, हर चैप्टर अगर 15 घंटे के लेक्चर लेकर के बैठा हुआ है, इसमें अगर मैं नोट्स बनाने का टाइम हटा करके नॉर्मली 5 घंटे का भी वक्त बचा पा रहा हूं एवरेज, तो मैंने कितना टाइम बचा लिया सोच के देखो। मैंने अपने प्रिपरेशन का 30% टाइम बचा लिया, यानी बाकी बच्चों से 30% आगे तो मैं इसी टेक्निक से हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, प्रैक्टिस, एम्पल प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या करो, लेक्चर देखो, जैसे आपको देखने हैं वन शॉट देखो, ये वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, जैसे आपको जाना है। लेक्चर्स देख ली, लेक्चर्स देखने के बाद मेरे भाई आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आप अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हो। आप हमारी किताब है पंच, वहां से सॉल्व कर सकते हो, आप मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हो, आप अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हो। आपको शीट्स मिलती हैं, डीपीपी की शीट्स मिलती हैं, विक्स शीट मिलती है बैच में। उसके अलावा अगर आप बैच में नहीं हो तो आप अपनी कोई भी पसंदीदा किताब जो है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन की मार्किंग करनी है। जैसे मेरी जो मार्किंग का स्टाइल है वो मैं बता देता हूं। चिंदी क्वेश्चन देखते ही हो रहा है 1 स्टार, मुझे देखने की जरूरत नहीं, अगली बार मैं इन 1 स्टार क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा। मेरा रिवीजन का टाइम खराब होगा, मेरी पढ़ाई के लिए तौहीन है अगर मैंने इस सवाल को दोबारा देखा तो, है ना, बेइज्जती है, जलालत है इस सवाल को देखने में, तो इसको नहीं देखूंगा मैं। 2 स्टार, ऐसा सवाल जो एक बार देखने पे बना, सोचना पड़ा इस सवाल में कि हाँ भैया थोड़ा सा ठीक ठीक है, डिसेंट डिसेंट है, इसमें थोड़ा सा मुझे सर खुजाना पड़ा, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थे। और एकदम ही जानदार शानदार जो सवाल है, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई पेपर में आया तो मेरिट सेटिंग होगा, कई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लड़ रहे हैं उसमें मैं 3 स्टार लगाऊंगा। सो व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग, और किसी भी किताब में आप देखिएगा, किसी भी किताब में आप देखेगा मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी जान, किसी भी किताब में आप देखेगा 60 to 70% क्वेश्चन ये होते हैं, अराउंड 20% के आसपास क्वेश्चन ये होते हैं, और 10% के आसपास क्वेश्चन ये होते हैं, करेक्ट। तो आपने जब अपना रिवीजन किया तो आपने 60 से 70% टाइम ये बचाया। जब आप इतनी मोटी कोई ऑब्जेक्टिव किताब सॉल्व कर रहे हैं जो 700, 800, 1000 पन्ने की है, तो उसमें से आपने 600, 700 पन्नों को एक बार में ही एलिमिनेट कर दिया। यहां पर भी आपने टाइम बचाया। आप शॉर्टेस्ट रूट ले रहे हैं, 30% टाइम आपने यहां बचाया, 60 से 70% टाइम आप यहां बचा रहे हैं। सेम चीज आप कर सकते हो इन टेस्ट सीरीज, सेम चीज आप कर सकते हो क्या, इन टेस्ट। टेस्ट जब दे रहे हो तो टेस्ट का एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें गलती हो गई, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप बढ़िया कर सकते थे, जहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी की सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। टेस्ट एनालिसिस भी आपको इसी तरीके से करनी है, क्रिटिकली। समझ लीजिए आपने अपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान 50 टेस्ट दिए, आप 50 टेस्ट में एवरेज 100 क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन एवरेज मान लो कि भाई 25-25-25-25 करके आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सवाल थे, तो 100 क्वेश्चन भी अगर आप मान लो, 50 टेस्ट भी आपने दिए हैं, तो आप अब 5000 क्वेश्चन को रिवाइज करने थोड़ी बैठोगे एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। उससे 10-12 दिन पहले आप 5000 क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जिनमें या तो सिली मिस्टेक हुई थी, जो आपने गलत कर दिए थे,
या जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, या कोई एक्स्ट्रा बात आ गई थी टेस्ट में जो एनसीईआरटी में नहीं थी, तो आपने उसे सप्लीमेंट कर लिया अपने नोट्स में। आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा तवज्जो देंगे, अधिकतर क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5000 में से ये मान के चलिए 4000 क्वेश्चंस तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उन 1000 क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा गेम होगा, और उन्हीं में से आपको बॉटनी जूलॉजी के 90 सवाल पेपर में आते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो टेस्ट एनालिसिस भी इसी तरीके से करना है, यहां भी आपका वक्त बचेगा, यहां भी क्रिटिकली आप अपने टाइम को बचा पा रहे होंगे। एंड देन आफ्टर और टाइम बचाना है भाई, नोट्स नहीं बनाने, तो बॉटनी में डीजी आपके पास है, आराम से सारी की सारी चीजें एक फ्लो में लिखी हुई हैं, बैच का पूरा फ्लो है, आराम से उसको देखिए, उसी किताब को 5-6 बार रगड़ रगड़ के पढ़िए। कोई चीज आपको लगता है आपको लिख के याद करनी है, सिर्फ उसी चीज को लिखो, तो और 20% टाइम आप बचा सकते हो अपने प्रिपरेशन का। यानी कंप्लीटली अगर आप देखो तो बाकी बच्चे जो एक्स टाइम में कर पा रहे हैं वो आप x/2 टाइम में कर पाएंगे, उनसे आधे टाइम में आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो है। अब भैया ये टॉपिक है, इसको आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टॉपर भी 4 ही नंबर मारेगा, अगर यहां से सवाल आ गया तो आप भी 4 ही नंबर मार पाओगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो। ये टॉपिक है, टॉपर भी 4 ही नंबर मारेगा, आप भी 4 ही नंबर मार पाओगे। ये टॉपिक है, यहां भैया टॉपर जो है अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ता है, आपको भी डिटेल में पढ़ना होगा, ये हल्का टॉपिक नहीं है। यहां बस आप बैच में जाइए, बाकी अपना टाइम पूरा बचाइए when it comes to watching lectures, when it comes to doing the objective questions, when it comes to test analysis, और बहुत बार चीजों को रिवाइज करिए, रिविजिट करते रहिए, उसको भी प्रॉपर ड्यूरेशन पे रिविजिट करते रहिए। यानी अगर आपने कोई चीज आज पढ़ ली है तो दिमाग में डेटा है, अब इससे पहले डिप हो जाए, कल फिर से एक बार रिवाइज करके इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ, एक हफ्ते बाद फिर डिप हो जाएगा, दोबारा से इसको रिवाइज करके नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ, एक महीने बाद फिर डिप हो जाएगा, रिवाइज करके इसको फिर नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ। ये नॉर्मल पोजीशन अपनी मेंटेन रखो मेरे भाई। यानी डेटा की फितरत है कि वो दिमाग में से गायब हो जाए, जो चीज हमने याद की है उसकी फितरत है कि वो आराम से गायब हो सकता है आपके दिमाग में से। तो भैया 1 डे पे रिवीजन कर लो, 1 वीक पे रिवीजन कर लो, 1 मंथ पे रिवीजन कर लो, और बीच में अगर टेस्ट आ रहा है तो उस दौरान भी रिवीजन कर लो। ये 4-5 रिवीजन अगर आपने रेगुलर इंटरवल पे कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। सर ये कैसे याद रखें? मैं पर्सनली यूज करता हूं गूगल कैलेंडर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। कैलेंडर डाउनलोड करिए, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो कल का रिमाइंडर लगा लीजिए रात के 9 बजे का कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने हैं। कल कुछ पढ़ोगे, परसों का रिमाइंडर लगा लो। आज कुछ पढ़ा है, एक हफ्ते बाद का रिमाइंडर लगा लो रात को 10 बजे का कि मैं रिवाइज करके सोऊंगा। और 1-2 बार जब आप चीजों को पढ़ चुके होते तो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, 5-7 मिनट लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक पहाड़ टूट जाएगा, मुश्किल से आपको 20-25 मिनट दिन के देने होते हैं रिवीजन को, और उतने में ही आपका काम चल जाता है, बट रेगुलरली देने पड़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करते जाइए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, इसमें भी आपका टाइम बचेगा, क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे होंगे रैंडम रिवीजन, किसी भी टाइम पे कॉपी उठा के कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं, आप कर रहे हैं रेगुलेटेड रिवीजन, तो यू विल विन फॉर श्योर, क्योंकि कुछ चीजें साइंटिफिकली ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं। तो आराम से अपने लेक्चर देखो मेरे भाई, लिमिटेड सिलेबस है, खूब सारी प्रैक्टिस करो, कहीं भी किसी चीज की जरूरत पड़े अपने भाई को याद कर लेना इन द कमेंट सेक्शन। सबसे रियलिस्टिक इस टाइम पर सबसे आइडियल एडवाइजेस है, मैं ये नहीं कह रहा कम पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि वन शॉट देख लो सारे के सारे, मैं एक आइडियल प्लान बता रहा हूं कि जहां वन शॉट से काम चल जाए वहां वन शॉट देखो, और जहां आपको पता है वन शॉट से काम नहीं चलेगा, ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये डिमांड करता है बहुत सारे एफर्ट, तो वहां आप एफर्ट लगाओ भी। और एक ही चीज को बार बार मत पढ़ो, डोंट बी रिडंडेंट, डोंट बी रिपीटेटिव। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू मेक अ न्यू self, you always start from living world, you always start from unit and dimension, you always start from mole concept, you always start from differentiation integration कि मैं यूनिट 0 पढ़ लूं, मैं तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लूं। हमेशा ऐसा नहीं करना होता। अगर आपने एक बार वो चीजें पढ़ ली हैं, जस्ट रिवाइज एंड गो टू चैप्टर नंबर 2 अगर आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड से एक सवाल आता है भाई 4 नंबर का, अब आप उस चैप्टर को 20 बार भी पढ़ोगे तो भी 4 ही नंबर ले पाओगे, 4 बार पढ़ोगे तो भी 4 ही नंबर ले पाओगे, तो 4 बार पढ़ के रैप अप कर दो ना, उसके बाद दूसरे चैप्टर की ओर पढ़ो, फिर तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ो एंड सो ऑन। तो आप एक ही चीज पे 10 बार एफर्ट लगाओगे, इससे बढ़िया मेरे भाई 5-6 चैप्टर्स पढ़ो ना उतने टाइम में, बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम टू लूज, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग जस्ट 200 डेज, हमारे पास सिर्फ 200 दिन बचे हुए मेरे भाई, इसमें हम लोग अभी मस्ती थोड़ी कर सकते हैं। सो यू नीड टू बिकम वेरी वेरी सिंसियर विद योर एफर्ट्स। दिन का आराम से जितना टाइम पढ़ सकते हो, 8 घंटा 9 घंटा उतना पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देने की कोशिश करो, सच में आपको मजा आ जाएगा एंड सच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू कैन इजिली लैंड इन अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ योर स्टेट, द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ योर स्टेट एंड इनफैक्ट एम्स एज वेल, अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हो। सुन के सारे जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाएंगे, सुन के सब जाएंगे, नीचे कमेंट में थैंक यू सब बोल के जाएंगे, विपू भैया ओपी, लाल कलर का दिल, जारवी सारवी सब बोल के जाएंगे। इंप्लीमेंट करना सबके बस की बात नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं और ये आपको भी पता है। मैं आपसे चाहता हूं, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, अगर आप मुझे अपना मेंटोर मानते हो, अपना टीचर मानते हो, जिस भी तरीके से आप मुझे कुछ भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे अगर आप मुझे रख के बैठे हो, तो मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा,
बी द इम्प्लीमेंटेशन गाय। हमेशा काम पे फोकस करो, कर्म योगी बनो। सोच तो सभी रहे हैं, ये वीडियो बहुत लोग देख के जाएंगे, लेकिन वो जो 0.1% चंक ऑफ स्टूडेंट्स है जो इंप्लीमेंट करेगा वो जीतेगा। सो बी अ पार्ट ऑफ दैट 0.1%। ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये मेरी आपसे विनती है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानबूझ के इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करूं। तो आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एकदम जेनरिक प्रॉब्लम है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू योर पढ़ाई, ऐसी प्रॉब्लम जिसपे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थम्स अप देंगे कि सर हमें इस चीज पे वीडियो चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, आपका भाई आपको खड़ा मिलेगा, अगले 6-7 दिन के अंदर अंदर उस पर वीडियो आ जाएगी। तो आराम से आपके जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि मुझे छेड़ने चाहिए, छूने चाहिए, उनको आप एक बार जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और काफी कंटेंट आ रहा है, हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज भी चल रही है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, बहुत प्यारी सीरीज है और बहुत मजेदार तरीके से उसमें एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में मैं डिकोड कर रहा हूं, हाथ से लिख के भी पढ़ा रहा हूं, फ्लो चार्ट्स भी हैं, तो एक ब्लेंडेड सीरीज है, मजेदार सीरीज है। आपका बहुत सपोर्ट आया है उस पर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वीपू सर के जारविस करके है ना, उसका वहीं पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की स्लाइड में ही मैंने एक क्यूआर भी दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कुछ शीट्स बना रहा हूं आपके लिए, वो शीट्स भी वहीं पर आएंगी, नोट्स भी वहीं पर आएंगे, सो यू कैन डू प्रैक्टिस, यू कैन हैव माय एनोटेटेड एनसीईआरटीज, यू कैन हैव ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट। और कुछ अलग से भी चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल बी देयर फॉर यू। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले पढ़ाई वाले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।